ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और साथ में हम एक चैप्टर के लिए कोशिश करेंगे कि हम आपको वो भी समझाएं जिसमें हम कवर करेंगे जेवी, जनरल एंट्रीज, जनरल वाउचर्स। सो सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझते हैं। दैट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। हम उस जेवी को, उस जनरल एंट्री को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझेंगे, एक बार अकाउंटिंग रूल्स को समझेंगे, तो आप कोई भी किसी भी तरह की जेवी इजीली बना पाएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव इट फर्दर। हम सबसे पहले बेसिक ऑफ अकाउंटिंग को समझते हैं, कुछ डेफिनेशन समझते हैं, जिससे कि आपके कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एक नई चीज है, एक नई एक मैं ये कहूँगा एक लैंग्वेज है जिसको आप समझ सकते हैं, बिजनेस की लैंग्वेज कह सकते हैं। और उसको उसको यूज करके हम अपनी ट्रांजैक्शंस को डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं, समझते हैं और फ्यूचर उसका रिस्पेक्टिव देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट, व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स क्या होते हैं? कंपनी के अंदर हमारे अपने कुछ टर्म्स अभी तक सुने होंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। मेजरली ये फोर हेड्स हैं जिसके अंदर हमारा मेजर अकाउंटिंग कंसेप्ट कवर होता है। तो हम उसमें पहले समझते हैं कि एसेट्स होते क्या हैं। किसी भी तरह के प्रॉपर्टी जो आपका बिजनेस ओन ओन करता है, उसको हम एसेट कहते हैं। जिससे हम या तो फ्यूचर में कैश जनरेट कर सकते हैं, या कुछ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपने बिजनेस को प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। तो उसको हम एसेट्स कैसे हैं? तो अगर एक बार डेफिनेशन पढ़े तो एन एसेट इज एन आइटम ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस। इट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब उसकी कुछ वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब मॉनेटरी वैल्यू होती है। that can be realized by either converting it into cash or generating income for the company। तो या तो हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या बिजनेस के लिए इनकम जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसको हम एसेट्स बोलते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल समझे एसेट्स के, तो क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास? कैश, कैश हो सकता है। कैश इक्विवेलेंट्स कैश इक्विवेलेंट्स वो आइटम्स होती है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे डेटर्स होते हैं, जिसको हम बाद में समझेंगे क्या होते हैं। एआर होते हैं, कुछ और एसेट्स होते हैं जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्नीचर होता है। फर्नीचर आपका सोफा, आपके डेस्क, आपके चेयर्स, आपके लैपटॉप्स। लैपटॉप्स कवर नहीं भी होंगे इसमें, आपके ऑफिस के डेस्कटॉप्स, डेस्क होते हैं, वो सारे फर्नीचर्स वगैरह, उसमें फिक्सचर्स वगैरह कवर होंगे। मशीनरी, आपने प्लांट में कोई मशीनरी लगाई हुई है, वो कवर होगा एसेट्स के अंदर। फैक्ट्री इटसेल्फ इज एन एसेट, उसकी लैंड, उसकी बिल्डिंग, ये सब एसेट्स के अंदर आएगा। कोई पेटेंट्स आपने रजिस्टर करा रखे हैं कंपनी के नाम पे, वो पेटेंट्स कवर होंगे। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स। इससे बहुत सारे होते हैं। कुछ एग्जांपल्स के लिए आपको समझाया कि कोई भी आइटम्स जो कंपनी ने ओन कर रखी है, जो कंपनी के नेम पर है या इंडिविजुअल बिजनेस के नेम पर है, जिसको हम यूज कर सकते हैं या तो कैश में कन्वर्ट कराने के लिए या इनकम जनरेट करवाने के लिए बिजनेस की। ओके, व्हाट इज लायबिलिटी? कुछ भी आपकी देनदारी है बिजनेस के अंदर, वो आपकी लायबिलिटी है। किसी भी तरह की देनदारी, किसी को अगर आपने पैसा देना है, दैट इज योर लायबिलिटी। सो अगर डेफिनेशन की बात करें तो लायबिलिटी इज अ टर्म इन अकाउंटिंग दैट इज यूज टू डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कोई भी ऑब्लिगेशन जो आपने किसी को पैसा देना है, दैट अ बिजनेस हैज टू पे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू अ पर्सन और बिजनेस, आर लाइबिलिटीज। तो किसी को भी हमने पैसा देना है, किसी पर्सन को देना है, किसी बिजनेस को देना है, ये सब उसके अंदर लाइबिलिटीज के अंदर कवर होगा। कुछ एग्जांपल्स, जैसे हमारे ऊपर कोई इंटरेस्ट, हमने कोई लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू है हमारे ऊपर, तो हमने वो इंटरेस्ट किसी को देना है, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है देने के लिए, तो वो एक लाइबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं? जैसे हमने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा या गुड्स खरीदे, आप क्रेडिट पे खरीद के आते हैं हम, सब लेट सपोज 30 डेज का उसने हमें क्रेडिट पीरियड दिया, तो वो मेरी लायबिलिटी है कि मुझे 30 डेज के बाद उसको पेमेंट करनी है। कोई शॉर्ट टर्म लोन से, जो लोन मैंने लिया, अभी हमने ऊपर इंटरेस्ट की बात करी, कोई जो लोन लिया है वो भी वापस करना है, तो वो भी मेरी लायबिलिटी है। अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके एक्सपेंसेस अक्रू तो हो चुके हैं, मतलब ड्यू हो चुके हैं, मगर आपने उसको पे नहीं किया है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, मगर आपने पे नहीं किया उसको, मगर जनरेट हो गया, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी, आपको देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो
सिंपल इन सिंपल डेफिनेशन कैन से दैट इट्स आल्सो अ लोन फ्रॉम बैंक। एक ओवरड्राफ्ट की हमारी फैसिलिटी होती है, बैंक हमको कहता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी आप निकाल सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, दैट इज आल्सो बी ट्रीटेड एज लोन। तो वो भी एक लायबिलिटी, उस पैसे को भी हमें वापस करना है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू क्या है? जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है हमारे गुड्स को या फिर सर्विसेज को बेच करके, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करिए किसी और सोर्स से, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो पैसा जनरेट हो रहा है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव इट फर्दर। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो एक्सपेंसेस एनी कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस। कुछ भी कॉस्ट अगर आपने इंकर करा, कुछ भी खर्चा किया आपने बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए, घर के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए आपने कोई भी खर्चा किया है जिसकी वजह से, क्यों आप खर्चा क्यों कर रहे हो? ताकि आपको रेवेन्यू जनरेट हो। तो अगर आपने रेवेन्यू जनरेट करने के प्रोसेस के लिए आपने कोई खर्चा किया है तो उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे आपके सैलरीज पे करी है आपने अपने स्टाफ को, आपने रेंट पे किया है बिल्डिंग का, आपने वेजेस पे करी है, तो ये सब आपके एक्सपेंस कैटेगरी में आते हैं। आप क्यों कर रहे हो ये सारा काम? आपको गुड्स बेचने हैं। अगर आप रेंट नहीं दोगे तो अपने ऑफिस के स्टाफ को कहाँ बिठाओगे, या आपने जो गुड्स या रॉ मटेरियल कहीं रखे हो वो कहाँ रखोगे? तो ये सब बिजनेस का प्रोसेस है। आप ये सब क्यों कर रहे हो? ताकि आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। तो उस प्रोसेस के अंदर अगर आपने कोई भी खर्चा किया है, दैट इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस। ओके, तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। ये हमारे को हेल्प करेंगे हमारी जर्नल एंट्रीज करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं अब। उसके लिए हमारे पास थोड़े से रूल्स हैं, थोड़े से अकाउंट्स हैं जिसको हमें समझने पड़ेंगे। और एक बार अगर हमने उस रूल्स को अपने माइंड में कैप्चर कर लिया, देन जर्नल एंट्री वुड बी वेरी इजी। कोई भी जर्नल एंट्री आप कर पाएंगे। ओके, तो हमारे तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं: रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जितने भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी आपकी रियल अकाउंट की कैटेगरी में आती है। जो अभी हमने ऊपर एसेट्स और लाइबिलिटीज पढ़े, वो सारी की सारी आपकी कहाँ आती है? रियल अकाउंट के अंदर आती है। देन सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। आपकी इनकम, आपकी एक्सपेंसेस, आपके प्रॉफिट्स और आपके लॉसेस, ये जितनी भी है, आप इनकम में रेवेन्यू भी आ गया आपका, अदर इंटरेस्ट इनकम, किसी भी तरह की इनकम होगी, वो सब आपकी नॉमिनल अकाउंट में आएगी। एक्सपेंस आएंगे, कोई प्रॉफिट आपने किसी चीज को बेचा है, उससे प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, वो भी आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आएगा। सो नॉमिनल अकाउंट्स हैव फोर डिफरेंट थिंग्स विच इज इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? जो भी नेम से रिलेटेड अकाउंट होगा, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, किसी भी तरह का नेम आएगा अगर अकाउंट में, एम एस लिमिटेड, आर एस लिमिटेड, कुछ भी, वो आपका पर्सनल अकाउंट में कवर होगा। तो अभी हम देखेंगे इसी को यूज करके, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को यूज करके हम एंट्रीज बनाने की कोशिश करेंगे, जनरल एंट्रीज बनाएंगे। इन डिफरेंट टाइप्स अकाउंट्स के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं जनरल एंट्रीज को करने के लिए। उन अकाउंट्स को समझेंगे, उन रूल्स को समझेंगे, और मेरे ख्याल से अगर आपने रियल और नॉमिनल समझ लिया ना, तो आप जनरल एंट्री वैसे ही बना लोगे, पर्सनल अकाउंट को समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे, हम आगे देखेंगे। ओके, सो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमने बात करी, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, सो एसेट के लिए क्या रूल है? अगर हमने जे जनरल एंट्री बनानी है, और अगर हमारा एसेट की बात करते हैं, अभी सिर्फ एसेट्स की बात करेंगे। अगर बिजनेस में हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो हम उस एसेट को कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और अगर हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसको लिखेंगे क्रेडिट में। ठीक है, जैसे हमने परचेज करा है एसेट कोई, तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा, तो एसेट का हम कहाँ लिखेंगे? उसको डेबिट में लिखेंगे। और अगर हमने सेल कर दिया कोई एसेट, कोई बिल्डिंग या कोई फर्नीचर, तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि वो एसेट हमारे बिजनेस से जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसी का बिल्कुल अपोजिट रूल होता है लायबिलिटीज के लिए। क्या रूल होता है लायबिलिटीज के लिए? कि अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट में आएगी, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट में आएगी। ठीक है, लेट्स से मेरी एक देनदारी है, मेरी एक उधार है, मैंने किसी से लोन लिया था, एक लोन लिया 10,000 रुपीज का।
अगर मैंने उस लोन को पे कर दिया मतलब वो लोन अब मेरा कम हो जाएगा, 10,000 रुपीज से मेरा लोन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज कहाँ होगा? डेबिट में। तो हम उस लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। और वहीं अगर मैं एक न्यू लोन लेता हूँ या टॉप अप करता हूँ और उस लोन को इंक्रीज, मतलब वो अब मेरा अब लोन इंक्रीज हो जाएगा, पहले 10 था अब 20,000 हो जाएगा, मैंने 10,000 को और टॉप अप ले लिया, तो वो मेरा लायबिलिटीज क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर है? एसेट्स के लिए क्या रूल होता है? डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में डिक्रीज होता है। वही उल्टा लायबिलिटीज का, डेबिट में डिक्रीज होता है, क्रेडिट में इंक्रीज होता है। आगे चलते हैं। ओके, अब नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया कि दो ही अकाउंट से हम जनरल एंट्रीज को बनाना शुरू कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा हमारा, हमें पर्सनल अकाउंट की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम नॉमिनल अकाउंट तक करेंगे, उसके बाद हम जनरल एंट्रीज पे चलेंगे। क्या है रूल डेबिट क्रेडिट का नॉमिनल अकाउंट के लिए? ठीक है, समझते हैं। रूल फॉर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, मतलब अगर या तो वो रेवेन्यू है, इनकम है या प्रॉफिट है, उसके लिए क्या रूल है? अगर मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, अगर मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, या आप ये कह सकते हो कि मेरा लॉसेस हो रहे हैं, तो वो मेरा डेबिट हो जाएगा। अगर मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। अगर मेरी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो क्रेडिट में आएगा। अगर मेरी रेवेन्यू डिक्रीज हो रही है, तो वो डेबिट में आएगा। ओके, सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर मेरा एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो हम डेबिट में लिखेंगे। अगर मेरा खर्चा कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, यही मेरे रूल्स थे। इसी के बाद हम जनरल एंट्रीज को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे मैंने एक समराइज टेबल बना दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि आपके रूल्स कैसे हैं। यहाँ पे मैंने एसेट का रूल दे दिया। एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटीज डिक्रीज करेगी तो डेबिट, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट। इसी तरह से एक्सपेंस और लॉसेस का भी बना दिया। एक्सपेंसेस, अगर अगर मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे, मेरा खर्चा इंक्रीज होगा, तो वो डेबिट में आएगा। अगर मेरा खर्चा डिक्रीज होगा, तो वो क्रेडिट में आएगा। इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, अगर मेरा इनकम रेवेन्यू डिक्रीज होगा, तो डेबिट होगा। अगर इंक्रीज होगा, तो क्रेडिट होगा। इसके एग्जांपल्स मैं धीरे धीरे आपको दूंगा। हम जनरल एंट्रीज के चलते हैं और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम इसको डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, पेड कैश एज सैलरीज ₹10,000 टू स्टाफ। इसकी हमें जनरल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? ऑलवेज याद रखना, ये हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है। इसमें हमेशा किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एंड अकाउंट्स हिट होंगे, हमेशा दो अकाउंट्स हिट होंगे। कोई भी अकाउंट हो सकते हैं वो दो रियल हो सकते हैं, दो पर्सनल हो सकते हैं, दो आपके नॉमिनल हो सकते हैं। एक रियल हो सकता है, एक नॉमिनल हो सकता है, एक पर्सनल हो सकता है, किसी भी तरह के दो, लेकिन दो होंगे ही होंगे। एटलीस्ट मिनिमम टू अकाउंट्स हिट करेगी करेगी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी। तो पहले हमें समझना क्या है कि कौन से दो अकाउंट्स हिट करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया कि कौन से मेरे दो अकाउंट हिट कर रहे हैं, तो आपकी जनरल एंट्री आधी तो वहीं खत्म हो जाएगी। तो जैसे अब यहाँ पे समझते हैं, पेड कैश एज सैलरीज ₹10,000 टू स्टाफ। तो यहाँ पे मेरे दो अकाउंट मुझे समझ में आते हैं, एक है कैश और एक है सैलरीज। कैश हम जानते हैं कि हमारा एसेट होता है, और सैलरीज हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है। ठीक है, अब हमने ये नोट कर लिया कि हमारे कौन से दो अकाउंट हैं। अब हमको ये समझना है कि ये कौन सी कैटेगरी में, कौन से टाइप ऑफ अकाउंट में लाए करते हैं। कैश जैसे कि मेरा एसेट है, और एसेट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एसेट्स जितने भी होते हैं वो मेरे कहाँ लाए करते हैं? रियल अकाउंट के अंदर। तो ये एक रियल अकाउंट है। सेकंड, सैलरीज। सैलरीज मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से दो अकाउंट्स हैं, ये एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है। उसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। अब हम ये देखेंगे कि वो पर्टिकुलर जो भी हमारा अकाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। उसके बेसिस पे हमें जनरल एंट्री को बनाना है। लेट्स से अब दोबारा से एक बार रीड करते हैं। पेड कैश एज सैलरीज 10,000 टू स्टाफ। अब अगर हम किसी को कैश दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरी जो पॉकेट है उसमें से कैश जाएगा। कैश जाएगा तो वो डिक्रीज करेगा। लेट्स से मेरी
पॉकेट में 50,000 रुपीज पड़े हैं और मैंने 10,000 की सैलरीज आज पे कर दी, तो मेरी पॉकेट में 40,000 रहेगा। दैट मीन्स कैश हैज बिन रिड्यूस्ड, मेरा कैश कम हो गया। तो हमने उसके ऊपर एरो बना दिया, डिक्रीज का साइन बना दिया, कैश इज रिड्यूसिंग। देन सैलरीज, मैंने क्या करा उस कैश से, मैंने सैलरी पे करी है, तो मेरा खर्चा हुआ है, मेरा खर्चा इंक्रीज करा है। पहले मेरा खर्चा 0 था, अब मेरा खर्चा 10,000 हो गया। तो सैलरी एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग। अब हम अपने रूल को याद करते हैं। सबसे पहले एसेट का रूल करते हैं। एसेट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, अगर मेरा एसेट डिक्रीज होगा तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। एक भी हमें मिल गया रूल के अंदर, दूसरा तो अपने आप मिल जाएगा। अगर एक डेबिट है तो दूसरे को क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर भी हम रूल भी समझते हैं उसका। सैलरीज मेरा एक्सपेंस है, मेरा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि अगर मेरा एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो वो डेबिट में आएगा। तो चलो जनरल एंट्री बनाते हैं। तो सैलरीज मेरा एक्सपेंस है, इंक्रीज कर रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000। और एसेट मेरा रिड्यूस कर रहा है, तो एसेट मेरा रिड्यूस कहाँ करता है, क्रेडिट में, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। ये मेरी जेबी बन गई। बहुत इजी थी। इसी तरह से हमने सारी जेबीज बनानी है। हमें क्या समझना है, सिर्फ ये टेबल। अगर ये टेबल आप लोग समझ जाते हैं तो आप कोई भी जेबी इजीली बना पाएंगे। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ये जो हमने हेडिंग्स अभी लिखी हैं, समझी हैं, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये आपको आपके माइंड में ही समझ में आने लगेगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, पेड सैलरीज ₹10,000 टू स्टाफ बाय चेक। अब इसमें थोड़ा सा पिछले एग्जांपल से थोड़ा सा चेंज है। पहले हमने कैश दिया था, इस बार हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कौन से दो अकाउंट है मेरे जो हिट करेंगे। जैसे कि दिख रहा है, एक तो सैलरीज अकाउंट है जो मेरा खर्चे का अकाउंट है, एक तो सैलरी हो गया। दूसरा कौन सा अकाउंट आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा सोचिए तो आपको दिख जाएगा। अगर पहले मेरा कैश था तो अब मेरा कौन सी चीज हिट कर रही है, यस, मेरा बैंक हिट कर रहा है। बैंक बैलेंस इज ऑल्सो माई एसेट, क्योंकि वो मेरा कैश ही है एक तरह का जो बैंक में पड़ा है। तो बैंक, हम जो बैंक में पैसा होता है उसको बैंक के नाम से लिखते हैं। लेट्स आइडेंटिफाई कि हमारी कौन से दो चीजें हैं। फर्स्ट इज माई अकाउंट इज बैंक अकाउंट। सेकेंड, माई अकाउंट इज सैलरी अकाउंट। अब आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से हेड्स में आता है, ये कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट, बैंक मेरा एसेट्स के अंदर आता है, सैलरीज मेरा एक्सपेंस है। बैंक मेरा रियल अकाउंट के अंदर आता है क्योंकि वो एसेट है, एसेट्स और लाइबिलिटी मेरे सारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। और एक्सपेंस मेरा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। अब बैंक मेरा इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, डेफिनेटली अगर मैं पे कर रहा हूं तो मेरा बैंक डिक्रीज कर रहा है, मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा जब ये चेक लगेगा तो मेरा बैंक डिक्रीज कर रहा है। सैलरीज मेरा एक्सपेंस, मैंने खर्चा किया है, दैट मीन्स मेरा एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग। नाउ वी कैन प्रिपेयर द जर्नल एंट्री, इट्स वेरी सिंपल। हमारा सैलरीज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि कितने भी एक्सपेंसेस हैं अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, और जितने भी एसेट्स हैं अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे। तो बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा एंड सैलरीज मेरा डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओके, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000। अब मैं एक बिजनेस करता हूँ। मेरा बिजनेस में काम क्या है, मैं सामान बेचता हूँ। कुछ भी किसी भी तरह का सामान हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अब मैंने कैश पे गुड्स को बेचा है, तो मैंने 50,000 का कैश रिसीव किया है और उसके बदले मैंने गुड्स को उनको दिया है जो भी मेरा परचेज करने आया था। तो हम दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे। एक तो साफ देखो, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कैश, जो मेरे पास कैश मैंने रिसीव किया है, तो एक तो अकाउंट हिट हो गया कैश। अब गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट हिट होता है, तो गुड्स के लिए हमेशा हम मेरे दो अकाउंट हिट होते हैं, या तो परचेज होगा या सेल्स होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ तो वो मेरा सेल अकाउंट हिट होगा। अगर मैं परचेज कर रहा होता तो गुड्स के लिए हम गुड्स नहीं लिखते, हम सेल लिखते हैं या परचेज लिखते हैं। तो अगर मैं परचेज कर रहा होता तो परचेज लिखते हैं, यहाँ मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं सेल अकाउंट लिखूंगा। तो आइडेंटिफाई करते हैं कौन से दो अकाउंट हुए, एक कैश अकाउंट डेफिनेटली और एक सेल्स अकाउंट। आप देखते हैं ये दोनों मेरे कौन से अकाउंट में लाई करते हैं,
कैश डेफिनेटली एसेट है। सेल्स मेरा रेवेन्यू है, मेरी इनकम जनरेट हो रही है, तो सेल्स मेरा रेवेन्यू है। कैश मेरा रियल एसेट है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। सेल्स मेरी रेवेन्यू है। रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट्स, लॉसेस सब मेरे कहाँ कवर होते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं। कैश मेरा इंक्रीज कर रहा है, डेफिनेटली मैं गुड सेल कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कैश मैं लूंगा, पैसा लूंगा उससे तभी दूंगा कुछ। सेल्स, सेल्स भी मेरी इंक्रीज कर रही है, क्यों? क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरी सेल्स इंक्रीज होगी। कैश मेरा, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? अगर मेरा एसेट इंक्रीज हुआ है तो वो डेबिट होगा। रेवेन्यू अकाउंट का कहता है, रेवेन्यू अकाउंट कहता है अगर मेरा इनकम या प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं तो मेरा क्रेडिट होगा। तो यहाँ मेरी इनकम इंक्रीज हुई है तो ये क्रेडिट होना चाहिए। तो बस हमारी जेवी बन बन सकती है यहाँ से बहुत इजीली, जनरल एंट्री बन सकती है, बना के देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश मेरा इंक्रीज हुआ था, एज एन एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं एज पर द रूल। और नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट मेरा इंक्रीज कर रहा है, इनकम इंक्रीज कर रही है तो वो क्रेडिट होगी। चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश 50,000। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदली हैं, मगर फिर भी कुछ वर्ड्स हमें सिमिलर भी हैं। लाइक गुड्स, गुड्स मैंने बेचे हैं क्रेडिट पे, उधार पे, रमेश को 50,000 पे। तो एक अकाउंट तो हमें यहाँ से सीधा सीधा समझ में आ गया कि गुड्स मैंने बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट होगा ही होगा। अब किसको बेचे हैं? रमेश को बेचे हैं। रमेश मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब जैसे कि मैंने कहा था पर्सनल अकाउंट का तो मैंने अभी तक रूल बताया नहीं, बट हम इसको रियल और नॉमिनल अकाउंट से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? रमेश कौन है मेरा? जिसको मैंने उधार पे सामान बेचा है, एक तरह से वो मेरा डेटर हो। डेटर कौन होते हैं? डेटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, यहाँ पे नाम नहीं लिखा, तो ये मेरा डेटर है जिससे मुझे पैसा लेना है। अगर पैसा मैंने लेना है तो वो मेरा क्या हुआ? एसेट हुआ। डेटर कौन होते हैं? मेरे एसेट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इसको एसेट भी ट्रीट कर सकते हैं अगर मैं अभी नाम को कंसीडर ना करूं तो। वैसे तो हम पर्सनल अकाउंट का रूल समझेंगे और उसको उस तरह से बाद में करेंगे, पर्सनल अकाउंट के रूल से भी करेंगे, बट अगर मैं एंट्री बनाना चाहता हूं तो मैं एंट्री उसके बिना भी बना सकता हूं। लेट्स ट्राई इट। ओके, तो दो कौन से अकाउंट्स हमारे सबसे पहले जज करते हैं। सबसे पहले रमेश, पर्सनल अकाउंट भी ले सकते हैं या फिर उसको डेटर भी कंसीडर कर सकते हैं। डेटर कौन होते हैं? विद होम वी नीड टू टेक मनी, जिनसे हमें पैसा लेना होता है। और क्रेडिटर कौन होते हैं? विद होम वी नीड टू गिव मनी, जिनको हमें पैसा देना होता है। डेटर कैसे बनते हैं मेरे? सेल्स करता हूं मैं किसी को उधार पे तो मेरे डेटर बनते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं? जब मैं उधार से पे किसी से सामान लेके आता हूँ, परचेज करता हूँ, तो वो मेरे क्रेडिटर बनते हैं, मुझे उनको पैसा देना होता है। ओके, तो एक मेरा रमेश या डेटर हो गया अकाउंट। दूसरा मेरा सेल्स अकाउंट हो गया, जैसे कि गुड्स मैंने बेचे हैं तो मेरा सेल्स अकाउंट आएगा। ये मेरा पर्सनल हो गया, पर्सनल अकाउंट, या फिर एसेट्स भी कह सकते हैं इसको। ये मेरा रेवेन्यू अकाउंट हो गया, रेवेन्यू है मेरा। तो आपका ये डेटर कौन से अकाउंट में, कैटेगरी में फाइल होगा? आपका रियल अकाउंट में फॉल होगा, सॉरी। तो एसेट्स मेरा रियल अकाउंट में फॉल होगा, रेवेन्यू मेरा नॉमिनल अकाउंट में फॉल होगा। डेटर मेरे इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे? मैंने गुड्स बेचे हैं, अब मुझे उससे 50,000 रुपये लेना है, तो मेरे जो डेटर है, लेनदारी है, वो बढ़ गई है 50,000 से। पहले जीरो थी और हमें इससे जीरो लेना था, कुछ भी नहीं लेना था, अब मेरी 50,000 से इंक्रीज कर गई, तो डेटर इज इंक्रीजिंग। सेल्स, सेल्स इज इंक्रीजिंग, मैंने सेल्स करी है, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो देखते हैं हमारा रूल क्या कहता है। फर्स्ट में हमारा रियल अकाउंट का रूल लगेगा। एसेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, एसेट इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो डेबिट होंगे। हमने टेबल यहाँ पे राइट में बनाया हुआ है, देख रहे हैं हम उस टेबल में कि हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू भी मेरा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? अगर रेवेन्यू या प्रॉफिट्स मेरे इंक्रीज होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। लेट्स से, लेट्स सी कि हमारा क्या एंट्री बनती है। तो डेटर मेरा डेबिट होगा, सेल्स मेरा क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? रमेश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे आप एसेट नहीं लिखोगे, आप नेम लिखोगे, रमेश का अकाउंट लिखा जाएगा। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000, राइट। एक और एग्जांपल इसी तरह का करके देखते हैं।
गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राधेश्याम तिवारी 40,000 रुपीज। अब मैंने गुड्स को परचेज किया है, सेल्स नहीं किया है। अब क्या होगा, क्या परचेज किया मैंने, गुड्स, गुड्स परचेज किए हैं और उधार पे किए हैं। तो मैं दैट इज, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, बैंक इन्वॉल्व नहीं है। दो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होगी, सोचते हैं इसमें, ध्यान लगाते हैं। तो एक गुड्स है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, अगर गुड्स है तो या तो हम उसको परचेज लिखेंगे या तो उसको सेल्स लिखेंगे। यहाँ पे हम परचेज करके आ रहे हैं तो हम उसको परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो एक अकाउंट तो हमें मिल गया, ये है परचेज अकाउंट। सेकंड अकाउंट, जैसे कि हमारे सामने नेम लिखा हुआ है तो ये पर्सनल अकाउंट में फॉल करेगा। एंड एज हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि हम परचेज अकाउंट, सॉरी, नेम अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को भी हम रियल अकाउंट में ट्रीट करके कर सकते हैं अगर वो हमारा डेटर या क्रेडिटर में हो रहा है तो। लेट्स सी कि हमारा क्या बनता है इसमें। तो राधेश्याम तिवारी हमारा कौन है, हमारा हमारा क्रेडिटर है। अभी जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जिनको हमको पैसा देना होता है वो क्रेडिटर होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना होता है वो डेटर होते हैं। तो इस केस में क्या है, ये हम इससे उधार पे सामान लेके आए हैं, परचेज करके आए हैं, तो मुझे इसको पैसा देना है। देना है 30 डेज, जो भी क्रेडिट पीरियड है। तो 30 डेज के बाद सपोज मुझे उसको पैसा देना है तो ये मेरा क्रेडिटर बनेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हमारे कौन से दो अकाउंट आइडेंटिफाई होते हैं। फर्स्ट, राधेश्याम एज ए क्रेडिटर, हमने अभी डिस्कस किया, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं डेटर कौन होते हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं। सेकंड अकाउंट इज परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो ये हमारा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, एसेट लिख दिया, बट ये लायबिलिटी होगा, पर्सनल पर्सनल अकाउंट होगा और लायबिलिटी अकाउंट होगा। ओके, और परचेज ये मेरा एक्सपेंस अकाउंट है, यहाँ पे मैंने खर्चा किया, एक्सपेंस है एक तरह से ये मेरा। ओके, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा या फिर रियल अकाउंट में आएगा। ये मेरा एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्रेडिटर को। क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी है। लायबिलिटी मेरी यहाँ पे हम समझेंगे इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। मैं किसी से क्रेडिट पे सामान खरीद के आया हूँ, अब मुझे उसको एक महीने बाद 40,000 रुपये देना है। आज की डेट में मुझे उसको कुछ नहीं देना था, 30 दिन बाद मुझे उसको 40,000 देना है, तो मेरे क्रेडिटर इंक्रीज करें, मेरी लाइबिलिटीज इंक्रीज करिए। इसी तरह से मैं परचेज करके आया हूँ, ये मेरा खर्चा है। पहले मेरा खर्चा कुछ नहीं था, आज की डेट में मैंने खर्चा 40,000 का कर दिया, तो ये मेरा खर्चा इंक्रीज करा है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, खर्चा भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, खर्चा भी, एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर लाइबिलिटीज मेरी इंक्रीज होगी तो कहाँ होगी, क्रेडिट में। और एक्सपेंस मेरा इंक्रीज होगा तो कहाँ होगा, डेबिट में। तुम्हारी अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल तैयार है, हमें सिर्फ लिखने की भर की देरी है। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, देन परचेज अकाउंट डेबिट टू राधेश्याम तिवारी अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट। तो इस तरह से हम किसी भी तरह की जर्नल एंट्रीज को बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट के अंदर से, उस ट्रांजैक्शन के अंदर से हमें दो अकाउंट्स ढूंढने हैं कि कौन से दो अकाउंट्स हमारे हिट करेंगे। देन हम बस यहाँ पे एक समरी बना लेंगे कि वो कौन से अकाउंट्स किस कैटेगरी में लाए करते हैं, वो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इनकम है या एक्सपेंस है। उसके आइडेंटिफिकेशन के बाद हम ये देख लेंगे कि वो कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स के अंदर आते हैं, वो रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। और फिर हम उसके बाद उसका रूल लगाएंगे, जिस भी अकाउंट के अंदर, कैटेगरी के अंदर वो फॉल करेगा कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसके हिसाब से उसका रूल लगेगा और हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। ऐसे ही आप सारी जर्नल एंट्री बना पाएंगे, किसी जर्नल एंट्री में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आज की स्लाइड्स हमारी यहीं तक की है। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर कोई और टॉपिक आपको समझना है, किसी और वीडियो को आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, या आपको कोई क्लैरिफिकेशन या कुछ कंसेप्ट में अभी भी दिक्कत है या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो डू लेट मी नो। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू।